नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4 और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संशोधित लिस्ट जारी हो गई है। सपा ने तीसरी बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ और लोगों को जगह मिली है। संशोधित लिस्ट में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह का नाम भी शामिल है। विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने हैं और राम गोविंद चौधरी को सदस्य से बनाया गया राष्ट्रीय सचिव। अभिषेक मिश्रा को भी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। तो संशोधित लिस्ट जारी हो गई है जिसमें विनय तिवारी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है और ये तीसरी बार सपा ने अपनी संशोधित लिस्ट जारी की है। ये वो कई और नाम है जिन्हें इस सूची में जो है शामिल किया गया है। ओम प्रकाश सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया है, विनय तिवारी को राष्ट्रीय सचिव बनाया है और राम गोविंद चौधरी का नाम भी इसमें शामिल है जिन्हें भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसी के साथ साथ कई और अहम नाम, राजीव रॉय जिन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया है, अभिषेक मिश्रा और अरविंद सिंह गोप को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है समाजवादी पार्टी का। और अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, तीसरी बार संशोधित लिस्ट जारी हो गई है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो खास इस लिस्ट में माने जा रहे हैं, जिन्हें अहम जिम्मेदारी अब दी गई है? देखिए, आज रविवार है और बीते रविवार को यानी एक हफ्ता पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की थी। तब उसमें कुल 61 जो सदस्य हैं वो शामिल थे और उसमें भी अगर आप देखिए तो 15-16 राष्ट्रीय महासचिव थे और उसमें अगर हम कहें अगड़ी बिरादरी से कोई नहीं था। उसके बाद पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक ओम प्रकाश सिंह वो एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में लिखते हैं कि देखिए, दर्द मुझे भी होता है लेकिन मैं कहता नहीं हूँ। कहीं ना कहीं नाम किसी का नहीं लेते, लेकिन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट होती है उस पर वो खुद सवाल खड़े करते हैं। एबीपी गंगा ने लगातार इस खबर को दिखाया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम कहें तो जो राष्ट्रीय महासचिव उसमें किसी अगड़ी बिरादरी के नेता को जगह नहीं मिली है। और फिर जब कल अखिलेश यादव पहुंचे, हमारे संवाददाता ने वहां पर उनसे सवाल पूछा और उसके बाद एक संशोधित लिस्ट आज जारी की गई। हालांकि ये तीसरी संशोधित लिस्ट है समाजवादी पार्टी की। पहली लिस्ट उसी दिन जारी की गई थी जिसमें अनु टंडन का नाम शामिल किया गया था। फिर उसके बाद एक और लिस्ट जारी की गई जिसमें सलीम शेरवानी जो पूर्व सांसद थे और कुछ समय पहले सपा उन्होंने ज्वाइन की थी, उनका नाम शामिल किया गया था। और अब एक तीसरी संशोधित लिस्ट जारी की गई है। इसमें ओम प्रकाश सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, विनय तिवारी को भी इसमें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में आए थे और कहा जा रहा था बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर वो आए हैं, पार्टी को फ़ायदा होगा, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। अब उनको भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इसके अलावा एक जो बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, राम गोविंद चौधरी कई बार मंत्री रहे, अभी अखिलेश सरकार में कई अहम विभागों को उन्होंने देखा, वरिष्ठ नेता हैं। हम कहें तो जो खांटी समाजवादी लीडर हैं समाजवादी पार्टी में और देश भर में, उसमें भी उनका नाम है। और जब पहली लिस्ट आई थी तो उसमें उनको केवल सदस्य बनाया था। अब उस गलती को ठीक किया गया है और उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। यानी राम गोविंद चौधरी जो खाटी नेता हैं, जो खाटी समाजवादी लीडर हैं, उनको पहले सदस्य बनाया जाता है। जो दूसरे दलों से आए लोग थे, किसी को राष्ट्रीय महासचिव, किसी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था, पर अब राम गोविंद चौधरी को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। यानी कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि देखिए, समाजवादी पार्टी में हर एक बिरादरी के लोग हों, हर एक समाज के लोग हों, सबका सम्मान है। और इसीलिए आप देखिए विनय तिवारी, ओम प्रकाश सिंह, इसके अलावा आप देखिए कुछ और जो नाम है उन्हें भी शामिल किया गया है। तो यही मैसेज अब देने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें हर वर्ग से, हर समाज से, हर क्षेत्र से लोग जो हैं उनको शामिल किया गया है। जी, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए अनुभव, तो कई बार समाजवादी पार्टी पर ही सवाल उठाए गए हैं कि एक वर्ग को ही यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सवर्ण, चाहे हम बात करें या फिर ठाकुर की बात करें या फिर हम दूसरे वोट बैंक की बात करें, तो कहीं ना कहीं सबको ध्यान में रखते हुए जो नेता हैं उन्हें ये जिम्मेदारियां दी गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए, पार्टी की जो 2024 की रणनीति होगी वो तो खैर रणनीति किस तरह से तैयार करें वो पार्टी के जो मुख्य लोग हैं वही जान रहे हैं। खासतौर से अखिलेश यादव को ही ये तय करना है कि 24 की रणनीति क्या है और वो अपने लोगों के साथ ही शेयर कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब वो लिस्ट सामने आई थी उसके बाद जिस तरह से पार्टी के भीतर ही लोगों ने, किसी ने ट्वीट के जरिए, किसी ने बयान के जरिए जो भी अपनी बात थी वो पहुंचाने की कोशिश की और उसके बाद जिस तरह से ये तमाम सारी चीज़ें हुई, केवल एक ट्वीट नहीं, ऐसे कई और लोगों ने ट्वीट किए, कई और पार्टी के प्रमुख लोगों ने भी कुछ बातें ज़रूर इस पर कही।
तो उसके बाद अखिलेश यादव को भी लगा होगा कि भाई अगर 24 में हम अब ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश हमें करना है और जाना है, सभी 80 लोकसभा सीटों पर जाना है, तो कम से कम कुछ चीज़ों को। और देखिए, समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो 51 लोगों की होती है, उसमें 51 सदस्य होते थे। पर इस बार जब लिस्ट जारी हुई तो ऑलरेडी उसमें 10 सदस्य बढ़े हुए थे, यानी 51 की जगह 61 सदस्य उसमें थे। और उसके बाद जब ये लगा कि भाई इनका भी नाम छूट गया, या इस समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, या फिर इस समाज से लोगों को नहीं लिया गया, हालांकि अभिषेक मिश्रा पहले से थे, इसमें पवन पांडे का नाम पहले से था, कई ऐसे नाम हैं जो पहले से, अगर हम कहें उस बिरादरी से, अगली बिरादरी से हैं, वो उसमें शामिल थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लगा होगा कि नहीं, इनको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करना है, इसलिए अब ये संशोधित लिस्ट जो है वो जारी की गई। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी कब घोषित होगी और उसमें किस तरीके से 2024 को देखते हुए जाति या क्षेत्रीय समीकरण को पार्टी कैसे साधेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, विशेष फोकस अगर अनुभव कहीं ना कहीं कहा जाए तो सरवण, उन पर भी इस बार विशेष फोकस रहा है, उसके नेताओं को इस बार जिम्मेदारी दी गई है। तो आने वाले समय में कैसे फायदा इसका समाजवादी पार्टी को मिल सकता है चुनाव में? देखिए, ये जो आप लिस्ट को देखिए, ये जो 67 लोगों की जो ये लिस्ट है, इसमें आपको अब क्या नज़र आएगा, एक तरीके से जैसा हर समाज का एक प्रतिनिधित्व आपको नज़र आएगा। यानी आपको इसमें तमाम और हर क्षेत्र से लोगों को लेकर इसमें उनको शामिल किया गया है। कैसे? जैसे पूर्वांचल की बात करिए तो पूर्वांचल के जो लीडर हैं पार्टी के, उनको जगह दी गई है। फिर आप पश्चिम की बात कर लीजिए तो पश्चिम से जो लोग आते हैं उनको जगह दी गई है। अवध की बात करिए तो अवध से भी जो पार्टी के लीडर हैं वो इसमें आते हैं। यानी हर एक क्षेत्र से लोगों को, और जो लगातार पार्टी के साथ काम कर रहे हैं या फिर जिनका अपने समाज में, अपने वर्ग में एक विशेष, हम कहें, उनकी पकड़ है, ऐसे लोगों को अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया है। किसी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, किसी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो कोशिश तो समाजवादी पार्टी की यही होगी कि कैसे इनका बेहतर इस्तेमाल 2024 के लोकसभा चुनाव में किया जाए। क्योंकि आप देखिए, किसी भी पार्टी की जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, वो उसका एक तरीके से बैकबोन है। यानी जब भी इलेक्शन होंगे या अन्य चीज़ें होंगी या जहाँ पर नीति निर्धारण की चीज़ें होंगी, तो इन सब की राय बहुत मायने रखेगी। और कैसे पार्टी चुनाव में जाएगी, कैसे कैंडिडेट सिलेक्शन होगा, किस बिल्कुल बिल्कुल अनुभव हर समाज को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन देखने वाली बात है कितना फायदा इस चुनाव में मिल पाएगा समाजवादी पार्टी को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस पर विवाद के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। अखिलेश यादव का यह कहना है, भगवान राम को हम मानते हैं। और शूद्र सियासत पर एक बार फिर से अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। शूद्र पर सीएम ये बता दे कि आखिर शूद्र है क्या। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से निशाना साधा है और भगवान राम को हम मानते हैं, आगे भी मानते रहेंगे, ये कहना है उनका रामचरितमानस विवाद को लेकर। और शूद्र सियासत पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ से जवाब उन्होंने मांगा है कि आखिर शूद्र है क्या, ये सीएम हमें बता दे। रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। मैंने यही कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री जी से नहीं पाऊंगा शूद्र क्या है, तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। अगली खबर आगरा से है, जहां 32 बांग्लादेशियों को पुलिस और आईबी ने गिरफ्तार किया है। अवैध तरीके से आगरा में ये सभी बांग्लादेशी रह रहे थे और पूछताछ में किसी के पास भी कागजात नहीं मिले हैं। जांच एजेंसियों ने बांग्लादेशियों से पूछताछ शुरू कर दी है। विदेशी नागरिक बिना जरूरी कागजात के कैसे आखिरकार आगरा पहुंच गए, ये जानने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इन सभी ने भारत में आधार कार्ड भी बनवा दिए। अवैध बांग्लादेशी लंबे समय से आगरा में रह रहे थे। हालांकि सिकंदरा पुलिस ने इन सभी 32 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। 32 बांग्लादेशी हैं जिन्हें पुलिस और आईबी टीम ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ इनसे की जा रही है और ये जानकारी मिल रही है कि काफी लंबे समय से जो ये लोग थे ये आगरा में रह रहे थे और पूछताछ में किसी के पास भी कागजात नहीं मिले हैं।
अगली खबर फतेहपुर से है, जहां एक शख्स की हत्या के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। मामला किशनपुर थाना क्षेत्र के सिमली गांव का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने राजन तिवारी नाम के शख्स की पीट कर हत्या कर दी। पीड़ित परिजनों की माने तो इसे लेकर पहले ही पुलिस से शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले में अनसुनी कर दी और आज राजन की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं डीएसपी की माने तो पीड़ित परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, जहां एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। फतेहपुर का ये मामला है, जहां एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। राजन तिवारी नाम का ये शख्स है जिसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया। इधर सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंग की 200 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है, जिसे जल्द ही जब्त करने की कार्रवाई होगी। ये संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है और पुलिस जल्द ही जब्तीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी करेगी। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी की माने तो करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की संपत्तियों का आंकलन किया गया है, जिनमें कानपुर, उन्नाव, लखनऊ से लेकर मुंबई तक अरबों की संपत्ति पुलिस की जांच में सामने आई है। कानपुर पुलिस ने यह भी दावा किया है कि इनमें बेनामी संपत्तियों की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, जो कि दूसरे लोगों के नाम पर खरीदी गई है। तो इरफान सोलंकी की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि सोलंकी और उसके सहयोगियों की जो कई संपत्तियां हैं वो चिन्हित कर ली गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कर रखा है। इसमें मोहम्मद शरीफ, इजराइल आटेवाला, शौकत अली और इरफान के भाई रिजवान सोलंकी को गैंग बनाकर अपराध कारित करते हुए, दबाव बनाते हुए जमीनों की खरीद फरोख्त का आरोपी बनाया है। और इसी कड़ी में कानपुर पुलिस लगातार अपराध कारित करते हुए, दबाव बनाते हुए, जमीनों की खरीद फरोख्त करते हुए जो संपत्तियां बनाई गई हैं उनको चिन्हित करने का काम कर रही है। 150 से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति कानपुर पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो अब तक चिन्हित की जा चुकी हैं और ये न्यूनतम बताई जा रही हैं। ऐसे में और भी संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं, लेकिन अब कानपुर पुलिस कार्रवाई तेज करने के मूड में है और कार्रवाई तेज करने के साथ साथ संपत्तियों को अटैच करने के लिए अब कार्रवाई शुरू हो सकती है। कानपुर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं जो हमें बता रहे हैं कि मंगलवार से या बुधवार से इन संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है। अभी तक 150 से 200 करोड़ रुपए की संपत्तियां जो अपराध कारित करते हुए अर्जित की गई हैं, जैसा कि कानपुर पुलिस का कहना है। कार्रवाई की बहुत तेजी से काम करने जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। भाई जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के अधिकारों से और जर्रा जर्रा कांप उठेगा इनकलाब के नारों से। ये सब जुल्म है और जुल्म की इंतहा की ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। ना 150 करोड़ ना 200 करोड़, इन्होंने 5 लोग गैंगस्टर में विरुद्ध किए हैं। गैंगस्टर होता क्या है, गैंग चार्ट होता क्या है? वो लोग जो अलग अलग जगहों पे अपराध करते हैं लेकिन आपस में मिले हुए होते हैं, उनको गैंग कहा जाता है ना। इन्होंने कौन सा गैंग चार्ट बनाया, किसकी संपत्तियां कहाँ जोड़ी? जहाँ तक सवाल इरफान सोलंकी जी का है तो उनके पिताजी हाजी मुश्ताक सोलंकी भी शहर के रसूखदार व्यक्ति थे, 2 बार के विधायक थे। उनकी टेंडरी और उनका व्यापार पहले से चलता था। इरफान सोलंकी का व्यापार भी चलता है, 4 बार से वो विधायक है। तो क्या अपराध से अर्जित संपत्ति क्या है भाई? ये अगर हाजी मुश्ताक सोलंकी की अर्जित करी कोई संपत्ति होगी तो उसको सीज करोगे आप और ये कहोगे गैंगस्टर ने अपराध से कमाई है। इरफान सोलंकी ने जो इनकम टैक्स पे किया है, जो अपनी टेंडरी से कमाया, उसको क्या आप अपराध सर्जित बताओगे क्या? इनके पास कोई जांच नहीं है, केवल उत्पीड़न करना चाहते हैं और उत्पीड़न करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बस हम इतना ही संदेश देना चाहेंगे, करो तो खूब, लेकिन उतना करना जितना बर्दाश्त करने की क्षमता आपको ईश्वर ने दी है। इधर गाजियाबाद में दलित समाज के लोगों ने रैली निकाली है। लोरी क्षेत्र में दलित समाज के लोगों ने रैली निकाली। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर गुस्से में लोग नजर आए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गाजियाबाद में लोनी क्षेत्र में दलित समाज के लोगों ने रैली निकाली। जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर बयान दिया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से उनका पुतला दहन किया गया। ये तस्वीरें भी आप देखिए। रामचरितमानस पर आए दिन आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, जिसे लेकर अब लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी में दलित समाज के लोगों ने रैली निकाली। इस दौरान अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूका गया। तस्वीरें भी आप देखिए।
खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से आ रही है, जहां बागेश्वर में मुख्य कृषि अधिकारी के घर पर फायरिंग हो गई है। एसएस वर्मा के घर के बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया है। कृषि अधिकारी के घर की खिड़की के दरवाजे पर गोली लगी। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है उत्तराखंड के बागेश्वर से, जहां कृषि अधिकारी के घर की खिड़की के दरवाजे पर गोली मारकर कोई फरार हो गया। हालांकि मामले की छानबीन में पुलिस जुट चुकी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये फायरिंग की किसने। तो बागेश्वर में मुख्य कृषि अधिकारी हैं एसएस वर्मा, जिनके घर पर यह फायरिंग हुई है। इधर गोरखपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। घटना पर गोरखपुर एसएसपी ने दावा किया है कि पति ने ही वारदात को अंजाम दिया था और वारदात के बाद पति ने खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उस पूरे मामले में एसएसपी ने ये बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पति ने ही पहले अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या की और उसके बाद खुद को आग के हवाले करते हुए आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब आगे की जांच की जा रही है। बहादुर मौर्य हैं, ये जलती हुई अवस्था में इनकी बॉडी है और इनकी पत्नी और बच्चों की भी जो डेड बॉडी है वो बगल में पड़ी हुई है। इनके द्वारा तत्काल पानी से उस आग को बुझाया गया। स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। मौके का मुआयना सभी अधिकारियों द्वारा और फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया है। बॉडीज़ को मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है। इस संबंध में जो भी मौके के एविडेंसेस हैं और जिन भी लोगों को इस बारे में जानकारी है उनसे जानकारी की जा रही है। एविडेंसेस को इकट्ठा किया जा रहा है। अब खबर फतेहपुर से है, जहां जंगल गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर युवक की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। किशनपुर थाना क्षेत्र के मलुकबारी कचरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर का मामला, दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि खेत पर युवक गया था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और इधर औरैया में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल जमानत पर छूटे आरोपी का जुलूस निकालने पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी और गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के पातेपुर गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है और ये देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जब कैदी जब जमानत पर छूटा तो किस तरीके से जुलूस निकाला गया, उत्साह मनाया गया, रैली गाड़ियों की निकाली गई और ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप देखिए कैसे आरोपी का जुलूस निकाला गया। हुड़दंग मचाते हुए जो आरोपी के साथी थे वो ये जुलूस निकालते हुए नजर आए और अब एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है और आरोपी और गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।